3 नंबर के सवाल जो भी होते हैं हमारे एग्जाम में, उनकी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो ये सीरीज पढ़ रहे हैं, इस सीरीज में हम अधिकतम से अधिकतम मोस्ट सवाल और इस प्रकार के सवाल जो हमारे एग्जाम में पूरे कवर हुए वही पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आपका भविष्य बर्बाद हो और आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो टाइम पास के रूप में पढ़ाऊँ, कभी भी मैं नहीं चाहूँगा। और इस प्रकार का मैं कार्य सपने में भी परिकल्पना नहीं कर सकता। क्यों कि मुझसे पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं वो जो वीडियो देखते हैं वो मेरे परिवेश के इस इर्द गिर्द है और मुझसे पढ़ने वाले ही बच्चे हैं। तो मैं आपका कभी भी नुकसान करूं ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अधिकतम से अधिकतम शुद्ध और सही सवाल पढ़ाने का ही आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ। इतने दिन तक हमने जो हमारे वार्षिक परीक्षा में 4-4 नंबर के सवाल आते हैं उनका अध्ययन किया। आज हम वो अध्ययन करेंगे जो हमारी परीक्षा में 3-3 नंबर के सवाल आए। अब देखो 3-3 नंबर के सवाल हमारे एग्जाम में 4 सवाल आते हैं। एक निर्देशांक ज्यामिति से आता है, एक समांतर श्रेणी से आता है, एक सांख्यिकी से आता है, एक वर्ग से आता है। अब देखो सांख्यिकी का तो मैं आपको इसमें ज़्यादा पढ़ाऊंगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहूँ तो लंबे लंबे वीडियो हो सकते हैं। आप बच्चे मेरे वीडियो देखते भी हो, कमाने का पर्पज होता तो लोग लंबे वीडियो इसीलिए चढ़ाते हैं, लाइव इसीलिए आते हैं कि आप देखते रहो, वो टाइम पास रहे, करते रहे, आपके कमेंट पढ़ते रहें। ऐसा अपना टारगेट नहीं रहेगा। तो सांख्यिकी से जुड़े हुए सारे सवाल मैंने आपको अध्ययन कराए हैं, तो मैं इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास नहीं करूँगा। अब हमारे पास 3 टॉपिक रहेगा कि तो निर्देशांक ज्यामिति रहेगा, समांतर श्रेणी रहेगा, वर्त रहेगा। इन 3 चीज़ों से हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में 100% सवाल आने के चांस रहेंगे। और 3-3 नंबर के 4 सवाल आएंगे और 4-4 नंबर के हमारे 3 सवाल आएंगे। और ये 4 देखो ध्यान से सुनो, तो ये 12 नंबर हो गए और ये भी कितने हो गए 12 और 12। तो 12 और 12 24 नंबर हम क्लियर कर लेंगे। और ब्लूप्रिंट सीरीज में जब 3-3 नंबर के सवाल के हम 1, 2 और 3 वीडियो लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम 2-2 नंबर के भी वीडियो लेकर आएंगे। इसी प्रकार हम 1-1 नंबर के वीडियो की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो आपको एक बड़ा अच्छा सा अध्ययन करने का प्रयास करना है और वही कार्य मैं यहाँ पर करूँगा। अब देखो हम इसको आगे प्रारंभ करते हैं। अब देखो जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो तो ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और इस सवाल को आपको कभी भी इजी मत लेना। ये मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर मैं पेपर सेटर होता हूँ तो 100 में से 100% सवाल आपको यही दूंगा और दूसरा देने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल वास्तव में क्रिटिकल सवाल है, अच्छा सवाल है और आपको मजबूर करता है कि आप दिमाग लगाओ। ये सवाल कहता है निम्न में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए? जब तीनों बिंदु समरेखीय हो। आप सब जानते हो जब समरेखीय का मतलब होगा वो एक लाइन होगी या त्रिभुज के रूप में, जैसे भी एक लाइन रूप चलेंगे। आपको ये समझना है कि ये बात कर रहा है समरेखीय की। तो हमेशा ध्यान रखना है इस सवाल से आपके 2 सवाल क्लियर होते हैं। पहला चीज तो ये क्लियर मैंने यहाँ आपको इसलिए रखा है ताकि आपको लिखने में और समझने में इजी रहे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। हमारे एग्जाम में कई बार इस प्रकार जैसे एक के है ना, ये के, इसकी जगह बिंदु आ जाता है, 2 आ जाता है, 3, जो भी गिनती के नंबर्स होते हैं, संख्यात्मक मान आते हैं और आने के बाद में वो कहता है कि आप त्रिभुज का मान ज्ञात करो। तो उस समय ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है। देखो आप 1 2 3, 2 3 1 और 3 1 2। कुल मिलाकर मेरा कहना अर्थ है कि आपको एक ऐसा सर्किल याद रखना है जिसमें 3 तीर के निशान लगाने, या 1 लिखना है या 2 लिखना है या कितने लिखना है 3। जब पहली लाइन स्टार्ट करनी है वो आपको 1 2 3 स्टार्ट करनी है, फिर 2 3 1 से स्टार्ट करनी है, फिर 3 1 और 2 से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर x1 लगा देना, यहाँ पर x1 लगा देना, यहाँ पर क्या लगा देना x। ये x2 हो गया और ये x3 हो गया। अब आप y और y, y y y y, इनके बीच में माइनस, इनके बीच में माइनस और इनके बीच में भी क्या रहेगा माइनस रहेगा। और इनके अगर मेन चीजों के बीच में प्लस लगाकर आप ब्रैकेट बंद करके 1/2 अगर आगे लगा देते हो तो ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। किसका क्षेत्रफल हो जाता है? त्रिभुज का। मैं आपको कहता हूँ, हालांकि ये सवाल वेरी मोस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्जाम में इससे बाहर आने के चांस भी नहीं है, लेकिन आपको इसे भी अच्छी तरीके से याद करना है कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कई बार हमें पूछ लेता है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान और फोकस करने का प्रयास करना है और करना भी है। अब देखो हम आगे पढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि समरेखीय। अब समरेखीयता की शर्त के लिए इतना ही है, इसके बराबर आपको 0 रखना है। क्या रखना है? 0।
और जब 0 रखोगे तो 1/2 इधर हटकर अपने आप ही क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और हमारा सूत्र आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसके इक्वल में लगाना है 0। क्या लगाना है? 0। ये चीज हमें ध्यान रखनी। अब ये जो बिंदु दिए हुए आपको इस पर बड़ा फोकस करना है। कई बच्चे समझते नहीं है कि क्या है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें 3 बिंदुओं की बात हो रही है सब जगह। तो ये 3 बिंदु है, तो ये पहला x होगा, दूसरा y, पहला x दूसरा y, पहला x दूसरा y। तो x1 x2 y1 y2 आया कि नहीं है? x1 y1 आ गया, ठीक है ना, x2 y2 और x3 y3। बोलो बात समझ में आया कि नहीं है? आप इसको कभी भी अलग अलग मत मानना। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये सवाल आपको घर से करके लेना, ये एक मैं कर दूंगा। तो आपका x1 का मान कितना हो गया? 2। ये रहा। अब आपके लिए y2 मान कितना आएगा? ये देखो, ये x1 का, ये y1 है, तो आपके y2 का मान कितना आ जाएगा? 5 माइनस सॉरी कंफ्यूज जब मैं भी हो रहा हूं तो आप तो निश्चित हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन 1 माइनस के प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 5, y3 का देखो के माइनस और ये माइनस का 2 प्लस, देखो इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाना है आपको, क्योंकि दो बार ब्रैकेट कभी भी एक साथ नहीं आते। एक छोटा आएगा फिर पास में बड़ा आएगा। फिर आपके x3 आ गया 3 और फिर y1 कितना आया? -2, ये छोटा ब्रैकेट माइनस, और y2 का ये 1 आया, ये बड़ा ब्रैकेट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? ये 0 हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हम इसको आगे सरल करते हैं। सबसे पहले इनको सरल करते हैं। 7 को 7 और ये गुणा हो गया 7 के, ये प्लस 5 है, ये के है, ये माइनस और माइनस गुणा होने पर क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस 3, ये -2 है और ये -1, और बराबर में क्या आना चाहिए? 0। ये 0 कब आएगा बराबर में? जब हम समरेखीयता की बात करेंगे तो बराबर आप यहाँ लिख दोगे 7 माइनस 7 के 5 के प्लस 5 को 2 से गुणा करोगे 10, 3 को माइनस 6 और 3 को जो माइनस से गुणा करोगे 3 बराबर 0। अब जब हमें सरल करना है तो के का मान एक तरफ रखना है, बाकी मान एक रख, ये के का मान है। तो आपको पता 7 के में से 5 के जाएंगे, कितने रहेंगे? -2। क्यों? कि माइनस की ये जो 7 है ये बड़ी संख्या है। फिर देखो +7 +10 -6 और -3, 7 और 10 कितने हुए? 17, -6 और -3 कितने हो गए? 9। तो आपको यहाँ आगे करना है, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ लाइन लगा के। तो -2 के और 17 में से 9 जाएंगे तो बोलो कितने रहेंगे? ये रहेंगे +8। कितने रहेंगे? बराबर 0। आप 8 को उधर भेज दो, -8 और ये माइनस और माइनस कट जाएंगे और के बराबर बोलो कितना आएगा? 4। ये आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ध्यान रखकर कम से कम 1 से लेकर 2 बार कराना है। भले मैं समय ले रहा हूँ, लेकिन आपको इसको करना है। जब आप वीडियो देखते हो और आपको लगता है कि नहीं समय लग रहा है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। जिनको लगता है नहीं मुझे समझ में धीरे धीरे आ रहा है, तो वो इसी स्पीड से देख सकता है। आपको अपनी सावधानी के अनुसार और अपने स्थिति के अनुसार सवाल करना है, कभी भी ये नहीं देखना है। लेकिन मुझे और मेरी प्राथमिक ड्यूटी ये रहती है कि मैं जब कोई क्वेश्चन कराऊँ तो आपको पूरा करूँ। अब देखो, मैंने आपको कहा 3 नंबर के सवाल और 4 आते हैं, और मैं आपको यहां पर 2 उदाहरण करा रहा हूं। उसके बाद में और उदाहरण लेंगे, 3 वीडियो बनाएंगे। 6 सवाल जब कराएंगे ना, तो उनके दायरे से बाहर आने का मुझे नहीं लगता कि कोई चांस बनता है। हर प्रश्नावली से हर टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस सवाल को भी आप हल्का मत लो, ये भी रामबाण सवाल है। ये कह रहा है कि समत्रिभाजित, जब ये समत्रिभाजित की लाइन आती है ना, अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं।
कि अब करे क्या, कैसे 3 भागों में विभाजित करना है। तो आपको कहीं पर विभाजित नहीं करना है, जो भी हमारी लाइन देवे तो आप एक के निर्देशांक यहाँ लिख दो और इधर लिख दो बी के निर्देशांक। तो आपको तो क्या करना है, जैसे ये पी विभाजित कर रहा था, एक बार तो 1:2 में कर देना है और जब दूसरी बार करो तो 2:1 में कर देना। आपको बस और कोई माइंड नहीं लगाना है, अपने दिमाग में ये मैप रखना है, यही 1:2 और 2:1, इसको आप एम बिंदु मान लोगे, इसको क्या मान लोगे पी, और इन दोनों के जो निर्देशांक आएंगे वो हमारे इसमें विभाजित हो जाएंगे। अब देखो कैसे करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले निर्देशांक विभाजन बिंदु ये होता है, ठीक है, एक ही आ गया m1 x2 m2 x m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस m2, ये विभाजन बिंदु है। ये रहेगा ना, ये हमारे m1 और m2 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और ये x1 y1 और ये रहेंगे x2 और y2। ये इतना सा हमें ध्यान रखना है। और अब इनको किस प्रकार सरल करना है वो आप एक तरीके से देख सकते हो। देखो सबसे पहले आपको इस 1:, अपन लिखेंगे भाई समत्रिभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब समत्रिभाजित है तो हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और बिंदु P के निर्देशांक जब इससे ज्ञात करेंगे तो आप 1 को गुणा करोगे -7 से, प्लस 2 को गुणा करोगे 2 से, और नीचे आप क्या लिखोगे हमेशा 1 + 2। इसी प्रकार ये फिर आप क्या करोगे, ये x1 से गुणा हो गया, अब y से गुणा होगा, a गुणा होगा 4 से, प्लस 2 किससे होगा -2 से। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये तो हो गए बिंदु P के निर्देशांक। अब हम इनका सरलीकरण कर देंगे। इसी प्रकार जब आपको निर्देशांक ज्ञात करेंगे फिर आपको किसका ज्ञात करना है, बिंदु M का। अब हम इसका सरलीकरण करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ मैं कर रहा हूँ -7 + 4/3, ये 4 और इसको आप करोगे -4 बटावा कितना आ जाएगा 3। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई थोड़ा सा मिस्टेक होने की चांस है तो आप दोबारा चेक कर सकते हो। ये y1 से होगा तो ये 1 होगा 4 से और ये 2 होगा -2 से। तो हमारे कोई समस्या नहीं आएगी, जो भी चीज़ें हैं वो इसी प्रकार रहेगी। तो ये आ गया -3/3 और ये आ गया 0/3। तो हमारा -1 और 0 निर्देशांक आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी प्रकार आपको एक निर्देशांक और ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ 2 और 1 मानना है। क्या मानना है, तो अब जैसे यहाँ पर जो 1 था वो उल्टा हो जाएगा, 2 - 7 + 1 × 2, 2 + 1। अब फिर यहाँ पर 2 4 + 1 × -2, 2 + 1। सरल करो, -14 + 2/3 और ये आ गया 8 - 2/3। और आगे आप जब सरल करोगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 -12 और इसमें आ जाएगा, सरल करोगे तो -4 और ये 6 आ गए, 6 में 3 का भाग दो 2। मेरे कहने का अर्थ है जब समत्रिभाजित की बात करें तो हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने। एक बिंदु M मानना है, एक बिंदु क्या मानना है A, P और M। और इनकर मानकर यहाँ आपको रखकर ये इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना, ये विभाजन बिंदु का फॉर्मूला है। परीक्षा में K की वैल्यू भी कई बार पूछ लेता है। तो इस दूरी सूत्र के जो विभाजन बिंदु का सूत्र है, इससे आप रिलेटेड थोड़ी सी थ्योरी क्लियर करो अपनी। अगर आपको लगता है कि नहीं थ्योरी क्लियर नहीं होती तो मैं आप हमारे जो ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उस ग्रुप में मैं लिंक भेजता रहता हूँ, आप वैसे ऐड हो सकते हो। और ऐड होने के बाद में आप क्या हो कि जो भी वीडियो के लिंक है या यूट्यूब से आप जुड़े हुए हो तो उस लिंक पे आप जाकर निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक विभाजन बिंदु के दूरी सूत्र के सारे कवर कराए हुए वहाँ से आप अपने डेटा क्लियर कर सकते हो। लेकिन परीक्षा से पहले दिमाग में कोई कसक नहीं रहनी चाहिए। जनवरी निकल चुका है, फरवरी का प्रवेश होने वाला है और मार्च में परीक्षाएं तय है। तो हमें अब इस युद्ध में कमजोर साबित होने की आवश्यकताएं नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये वर्ष से जुड़े हुए सवाल है।
इन सवालों को मैं पूरा लेकर आया हूँ, जो मुझे मोस्ट लगा उसको पूरा सोल्व, जैसे उदाहरण था तो उस उदाहरण को पूरा उठा कर लाया हूँ कि आपको इसकी थ्योरी समझ में आनी चाहिए। और जब हम पढ़ते हैं तो मानते हैं कि हम थ्योरी क्लियर करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाती। जब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10.10 की, 10वीं की, तो आपके 10वीं में 2 प्रमेय है ये जो इसमें काम आएगी। सबसे पहले तो आपको पढ़ने से पहले इन प्रमेय को क्लियर करना चाहिए और प्रमेय को भी आपको पढ़ना चाहिए। और प्रमेय मैंने वर्त की प्रश्नावली में सोल्व अच्छी तरीके से करवाने का प्रयास किया। उसके बाद में एक प्रमेय आती है पाइथागोरस, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप 10वीं क्लास में हो, कई बच्चों की स्थिति बड़ी विकट होती है और उनको पाइथागोरस प्रमेय नहीं आती है, तो वो भी आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो मैं लिख देता हूँ, आज तो आगे नहीं लिखूंगा। ये होता है कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वर्त पर अगर कोई स्पर्शरेखा खींचते हो, जैसे ये इस बाह्य बिंदु से ये स्पर्शरेखा, ये टीपी है और ये टीक्यू है, ये स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां हमेशा बराबर होती है। ये प्रमेय कह रहा है जो स्पर्शरेखाएं होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर। ये देखो, ये यहाँ इसका उपयोग कर रहा है, तो यहाँ तो इसने लिख दिया प्रमेय 10.1। अब मैं बोल दूं आपको प्रमेय 10.2 तो क्या है, तो ये यही कहती है कि स्पर्शरेखाएं बराबर होती है। ये आपको याद रखना। उसके बाद में जब आप इस सरलीकरण के आगे के दौर में बढ़ोगे तो इसमें प्रमेय 10.1 का यहाँ पर यूज होकर यहाँ पर 90 डिग्री लिख रहा है। तो ये कह रहा है वर्त के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये कहता है कि ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु से अगर त्रिज्या पर कोई रेखा जाती है स्पर्श रेखा के माध्यम से, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। और लंब का मतलब मेरी भाषा में मैं कहूँगा तो क्या, कौन से डिग्री का कोण होता है, वो 90 डिग्री। इसीलिए ये लिख रहा है, ये ओ है, ये पी है, ये टी है, ओ पी ओ टी है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये 4-5 डाटा थे जो मुझे क्लियर करवाने थे और मैंने क्लियर करवाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि मैं कामयाब भी हुआ हूँ क्योंकि आप अच्छे और पढ़ने वाले बच्चे। अब देखो, आपको ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी पर 2 स्पर्शरेखाएं हैं। ये बिंदु टी है, इससे 2 स्पर्शरेखाएं, एक तो टीपी है और एक टीक्यू है। बोलो है कि नहीं, ठीक। अब हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि जो कोण पी टी क्यू है, ये पी टी और क्यू, ये जो कोण है, ये जो कोण है इसके बराबर होगा किसके, ओ पी क्यू के, जब इसको हम 2 से गुणा करेंगे। मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। जिस प्रकार हम त्रिभुज में अर्धक कोण पढ़ते हैं ना, वो अर्धक कोण का ही है। ये कह रहा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो 45 होना चाहिए, अगर ये 60 डिग्री है तो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, अगर ये 70 डिग्री है तो कितना होना चाहिए, 35। ये इनके बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस कोण के बीच में, इस कोण के बीच में। और ये कोण तब बन रहा है जब हम एक जीवा खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, जीवा। लेकिन इस जीवा की ये चर्चा नहीं कर रहा है, हमें किसकी चर्चा कर रहा है, उसके अनुसार हमें इसको पढ़ना है। अब देखो आप आगे, अब ये कह रहा है कि हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, बाह्य बिंदु टी से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींच दी, एक तो ये खींच दी, एक तो ये स्पर्शरेखा और एक स्पर्शरेखा खींच दी, जहां पी क्यू स्पर्श बिंदु है। आकर 10 पॉइंट दे देगी। अब हमें सिद्ध करना है ये, तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि हमें इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से पहले क्यों नहीं हम इस कोण को देखो, इस पी टी क्यू को हमें सिद्ध करना है, और किसके बराबर सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ओ पी क्यू। तो जब इसको मुझे सिद्ध करना है तो क्या इस कोण को मैं थीटा नहीं मान सकता, ताकि थीटा का मतलब है कि कोई भी कोण, जैसे 60 डिग्री मानो, ताकि मुझे पता चल जाए ये कितना आएगा, इसलिए मैं इस कोण को क्या मान रहा हूं, थीटा। अब ये किताब वाला क्या कह रहा है, जो हमें एक ध्यान देना है, ये कह रहा है कि प्रमेय 10.2 ये कहती है कि बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्शरेखा हम खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती है, और लंबाइयां जब बराबर होती है तो ये हमने देखा ये एक त्रिभुज है, और जब स्पर्शरेखाओं की इनकी लंबाइयां बराबर है, इसका मतलब दोनों स्पर्शरेखाएं क्या है, बराबर। और जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है तो मुझे बताओ वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है
तो इस पर ये जो दो कोण बनेंगे, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कितने भी होंगे, अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो भी 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा भाई, जो भी 180 डिग्री होगा, पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होगा, और ये हमने थीटा माना, तो 180 में से अगर हम थीटा घटा देते हैं ये कोण, तो बोलो ये कोण बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और इसमें हम दो भाग दे देंगे, मान लो अगर ये 40 डिग्री आता है और 180 में से मैं 40 डिग्री घटा देता हूँ तो 140, और 140 में जब मैं 2 का भाग देता हूँ तो कितना आता है, 70 डिग्री। इसका मतलब ये प्रत्येक 70 डिग्री हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा तो क्या इसको मैं इस भाषा में नहीं लिख सकता? किस भाषा में? इस भाषा में। किस भाषा में? वो भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। 2 सेकंड, थोड़ा पेन को मैं सही कर लेता हूं, ठीक है? हाँ अब सही है। तो क्या मैं उसको, ये थीटा मैंने लिख दिया, और थीटा लिखने के बाद में ये परिमेय की हमने बात कर ली, और ये मैंने लिख दिया इसको मानकर 1/2 180 माइनस थीटा। जब इसका सरलीकरण किया, इसने 180 में 2 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, और माइनस थीटा बटा 2 आ गया। बोलो यहां तक ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? अब ये चीज हमने पढ़ी परिमेय 10.1, ये वर्त के किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा से जाने वाली कोई त्रिज्या होती है तो वो लंब होती है। मतलब ये कह रहा है कि जो OPT है ये कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री। अब ये इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख रहा है, जो हमें ध्यान से देना है। अगर हम इस चीज को लिखने में कामयाब हो गए तो मान के चलो कि हम बहुत ही अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, और वो लिखना आप सबको आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है कि नहीं? अब वो मैं लिखना आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो ये लिख रहा है इस OPQ को, कैसे लिख रहा है? OPQ को कैसे लिख रहा है? ये लिख रहा है, जैसे सबसे पहले लिख दिया OPQ। आपको इसका मान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आपको इसका मान कैसे मिलेगा? तो ये कह रहा है कि अगर मैं OPT, कोण OPT, इसमें से मैं घटा दूं, ये OPT में से अगर मैं TPQ ये घटा दूं, भाई ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये पूरा कोण है, आप एक बार इसको देखो, ये पूरा कोण ये है। अगर इस कोण में से मैं इतना भाग घटा दूं तो पीछे ये बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये OPQ का मान आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा, और 100% आएगा। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि OPT का मान कितना है, 90 डिग्री, और इस TPQ का मान क्या है, ये हमने ज्ञात किया, ये 90 माइनस थीटा बटा, देखो कठिन कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 90 से 90 गए, माइनस से माइनस गुणा होकर प्लस आ गए, तो थीटा बटा 2 आया, और थीटा बटा 2 आया कि नहीं? और थीटा हमने किसको माना, ये देखो PTQ को किसको माना, और बराबर हमारे क्या है, OPQ, और ये आ गया PTQ, ये कोण आ गया, और नीचे आ गया 2। अब आप चाहो तो इसको इस तीर से गुणा कर दो, बराबर PTQ। तो मेरा आपसे विशेष रूप से कहना यह है, इस सवाल को आपको इजी नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से सवाल को सरल करना है, क्योंकि इसमें 2 परिमेय का यूज आ रहा है, 3 नंबर की ये प्रश्नावली है। इसका मतलब ये लेवल मेंटेनेंस करती है, और आप इजी गोइंग बच्चे इसको पढ़ने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आप इसको 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लाइन है इसमें 3 ही है, कितनी है, 3 ही लाइन है इसमें, लेकिन ये 3 लाइन आपको 3 नंबर देके जाएगी, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ढंग से देखना। क्लियर? अब ये सवाल है, इस सवाल को भी आप हल्के में मत लो। मैं जो अच्छा पढ़ा रहा हूँ और जो सवाल ले रहा हूँ, मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि इस प्रकार सवाल पढ़ाए ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, और डाउट क्लियर इस प्रकार हो कि आप जब पढ़ो तो बड़ा ही आनंद आए। और वही सवाल हम पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने के चांस है। बिना मतलब के भीड़ में आपके सामने मैं इजी सवाल आके मेरा टाइम पास कर सकता हूँ? नहीं, आपको तो मैं कम से कम ऐसे कंटेस्टेंट या ऐसे क्वेश्चन दूं जिसे आपको पढ़ने के लिए सोचना पड़े कि माइंड लग रहा है। अब देखो ये कह रहा है, चित्र वैसे बनाए हुए हैं इसीलिए मैं ये ले रहा हूं, क्योंकि हम जब गोले बनाते हैं तो कई बार छोटी मोटी ध्यान नहीं रहता। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये रही,
इसके यहाँ पर एक जीवा है पी क्यू, बिल्कुल है, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। पी और क्यू पर स्पर्शरेखाएं खींचिए, ये पी स्पर्शरेखाएं, स्पर्शरेखाओं से क्या क्या परिमेय है, जो भी मैंने आपको 10.1 10.2 दोनों परिमेय पीछे बताए हैं, आप इनको वापस दे देना। एक तो कहता है कि स्पर्शरेखा बराबर होती है, एक कहता है स्पर्शरेखा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल करती है। टीपी की लंबाई ज्ञात करो, ये लंबाई आप किताब वाला इसकी लंबाई पूछ रहा है। ये अगर आप लंबाई बता दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप एकदम बढ़िया पढ़ रहे हो, और जब पढ़ रहे हो तो उत्तर भी अच्छे दोगे। अब देखो, अब हमने क्या किया भाई, हमें ये ज्ञात करना है। तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। क्यों मिला देंगे कि अक्सर हम इसको मिलाते हैं, और मिलाने का कारण ये है कि हमारे पाइथागोरस प्रमेय का इसमें यूज आता है। यूज क्यों कैसे आता है, यूज इसलिए आता है कि ये हमें 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और 90 डिग्री का कोण क्यों बनता है कि हमारे परिमेय में ये चीज़ कही हुई है। और परिमेय में क्यों कही गई, कि उन्होंने पूर्ण रूप से पहले कहीं ना कहीं इसको सिद्ध किया, ताकि हम क्या करते हैं, जब इसका मान आ गया, अगर इसका मान रहता है तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, और इसका मान अगर दिया हुआ रहता है तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय जो होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका हम यूज करके इसको हम ज्ञात करने में आसानी कर लेते हैं। तो ठीक है कि नहीं। अब देखो हम आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ओटी को मिला दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो पी क्यू है, कहाँ है पी क्यू, ये पी क्यू, ये बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, ये तो हमें भी पता है कि नहीं। पी क्यू बिंदु आर पर ओटी को मिलो, जब हमने ओटी को मिलाया तो ये आर पर दोनों एक दूसरे को टच हुए, तब त्रिभुज टी पी क्यू समद्विबाहु है। अब त्रिभुज टी पी क्यू कौन सा है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। टी पी क्यू, देखो ध्यान से सुनना, हमने ये जीवा 8 सेंटीमीटर की बनाई कि नहीं बनाई। जीवा हमेशा एकदम सीधी रेखा होती है, और वर्त पर दो स्पर्शरेखाएं जब हम खींचते हैं दोनों बराबर होती है। जब दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है अपने आप ही, क्योंकि और समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजें समान होती। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो इसका कोणार्धक जो आधा कोण बनेगा, अभी हमने पी टी क्यू जो बात करी थी, पी टी और क्यू है कि नहीं। टीपी को समद्विबाहु है, और टीओ जो देखो टीओ कहाँ है, ये इस त्रिभुज का ये कोणार्धक है, इसलिए ओटी लंब क्या है, पी क्यू। ये जो ओ है ये एक दूसरे से लंब है। अब देखो ये डायरेक्ट लाइन है, आप इतना समझने का प्रयास नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये जो टी पी क्यू आया, ये समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज आया तो क्या हुआ कि जो टीओ है, ये देखो इस पी टी क्यू का, ये पी टी क्यू है ना, इसका कोणार्धक हुआ, और कोणार्धक होने से ये दोनों एक दूसरे की लंब हो गई, और इसलिए क्या हुआ कि ओटी पी क्यू का क्या हो गया, इसका अर्धक हो गया। अर्धक होने से ये कितनी हो गई, 4। भाई 8 सेंटीमीटर थी, और ये कह रहा है कि अर्धक हो गया थी, कितना हो गया 4, और ये हमारे पास कितना है 5। अब हमें इसकी मान ज्ञात करना है, और ये पाइथागोरस जब परिमेय से आप ज्ञात करोगे, आधार ज्ञात करना है, इसको अपन कहते हैं आधार। ये कर्ण होता है, ये क्या होता है लंब, और आधार का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण है 25 माइनस एल का 16, 9, और ए का मान आ गया 3। ए ये रहा, और ये आधार ए क्या है, ओ आर है कि नहीं। एक इतना कार्य क्लियर हो गया। अब ये जो चीज़ कह रहा है वो हमें थोड़ा सा और समझना है। ये सवाल समझने वाले हैं वर्त वाले, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वर्त को आपने समझ लिया तो इस बुक में कोई प्रश्नावली ऐसी नहीं है जिसमें समय देने की जरूरत है। यही एक प्रश्नावली है जिसमें आपको थोड़ा माइंड देना पड़ता है। ये पहले के ज़माने में रेखा गणित में ये चीज़ें आती थी। अब ये क्या कह रहा है, टी पी आर कहाँ है, टी पी और आर, ध्यान से सुना, प्लस आर पी ओ, आर पी ओ। अब देखो आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। माइंड क्या लगाने की जरूरत है, हमने पढ़ा कि कोई भी स्पर्शरेखा होती है और इस वर्त पर अगर केंद्र से जाती तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का कोण ये बनाती है तो हमने एक चीज़ को महसूस किया कि भाई ये इसको दो टुकड़े कर रही है,
तो एक तो ये और ये, तो ये दोनों जब जुड़ेंगे तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90। तो ये कह रहा है कि TPR और RPO ये दोनों जुड़ने पर कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। अब ये कह रहा है कि TPR और PTR को भी आप जोड़ोगे तो भी ये 90 डिग्री, TPR और PTR। बात एक ही है, ध्यान से सुनो इसको। RPO, इस हम RPO की जगह PTR लिख रहे हैं, बात एक ही है। क्योंकि ये इसका अर्धक है, तो ये इसको दोनों को बराबर भागों में बांटने का कार्य कर रहा है। जब ये कार्य कर रहा है तो अपने आप ये दोनों बराबर आ गए। तो ये कह रहा है कि RPO बराबर PTR, इन दोनों को ये बराबर कर रहा है। और ये जब दोनों बराबर क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सर्वांग समता के नियम के अनुसार ये जो त्रिभुज हैं एक दूसरे से समरूप होते हैं। समरूपता की एक शर्त होती है, उसके अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज में ये नियम लगता है। जब हम त्रिभुज पढ़े उसकी आपस में वाले की समरूपता की कंडीशन पढ़ना, और समरूपता का जब हम पढ़ेंगे तो समरूपता का एक बटावा का रूल होता है, AB बटा BC और CD बटा DC। जो जैसे यहाँ हम सोल्व करेंगे, जैसे अब ये त्रिभुज है तो ये हम पढ़ेंगे TP बटा PO। देखो ये TP बटा PO, ये त्रिभुज पूरी चर्चा करेंगे, बराबर RP, ये आ गया RP और ये आ गया RO, RP बटा RO। अब इनके जो भी मान है, TP PO का मान 5 आ गया, ये 4 RP का और ये 3। आप इनको जब सरल करोगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा 20 और TP का मान आ गया 20 बटा 3। और यही हमें ज्ञात करना था। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, माइंड लगाना है, इजी गोइंग तरीके से करने का प्रयास नहीं करना। बहुत अच्छी प्रश्नावली है और छोड़ने का भी प्रयास आपको नहीं करना। अब देखो ये आ गई हमारी समांतर श्रेणी। इसमें आपको सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहेंगे, हमें ज़्यादा दिमाग पर मानसिक प्रेशर नहीं बनाना है। अब हमें इस सवाल को समझने का प्रयास करना है, करने से ज़्यादा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट आगे लेके आया हूँ। ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। चलो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद, कौन सा, तो जब भी कौन सा का आए तो हमें मानना है कि वो एनवां पद, और एनवां पद हमारा क्या है? -81। और एनवां पद का जब भी हम सूत्र ज्ञात करते हैं तो हमारे पास सूत्र ये होता है एनवां पद ज्ञात करने का। ठीक है, तो ये an बराबर क्या आ गया हमारा? -81। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो a का मान कितना आ गया? 21। हमें एनवां पद ज्ञात करना है और d का मान कितना आ गया? -3। आप इनका जब सारे अंतर ज्ञात करोगे तो -3 आएगा। ये आया कि नहीं आया? जब आपने इसको सरल कर लिया तो n का मान कितना आ गया? 35। अब आगे ये क्या गया? इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो आपको क्या करना है? समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, तो आप इसको 0 के बराबर कर दोगे। अब सारी चीजें आपको दे रखी है और 0 के बराबर करोगे तो इसमें आएगा n का मान जो 8वां पद है वो शून्य के बराबर है। देखो ये सवाल आपको आता होगा, आपने 2 बार भी किया होगा, 3 बार भी किया होगा, लेकिन ये सवाल जब मैं आपके सामने रखूंगा और आप जब इसका अध्ययन करोगे कि आपके दिमाग में 100% ये फिट हो जाएगा कि इसका एग्जाम में आने का चांस ज़्यादा है, तो आप थोड़ा इसका सीरियस होकर करोगे। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे आपको समझाने की आवश्यकता पड़े। फिर भी लगे तो हमारे समांतर श्रेणी की वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको अच्छे से देखना। अब ये सवाल ये कह रहा है इस समांतर श्रेणी के कितने पद लिए जाए कि उनका योग कितना आ जाए? 78। दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं, तो हम जब सवाल करेंगे तो एक टाइप के 3 टाइप्स हम बनाएंगे, जो मोस्ट 3 टाइप्स है। 2 क्वेश्चन आज ले लिए, 2 क्वेश्चन बाद में लेंगे, उसके बाद में बचे हुए 2 क्वेश्चन और लेंगे। तो आपको ये तो सबसे पहले निकालना ही है जो निकाल सकते हो। और योग में जब आता है, ये योग की बात करता है, योग का सूत्र ये होता है, और n में पद के मल्टीप्लाई और पद ज्ञात करना होता है, उसका फॉर्मूला वो होता है। तो ये 70 पूछ रहा था n पद, तो ये आपने ऐसे योग किया, बात कर ली। n/2 तो आपने यहाँ लिख दिया, n/2 हमें ज्ञात करना है। 2 का मान 2 और a का मान आ गया 24 प्लस n का मान ज्ञात करना, d का मान क्या होता है? -3। 78 आ गया। इसको आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, n बच गया। 2 को 24 से गुणा करोगे 48, इस 3 को आप इससे गणोगे -3n, और माइनस और माइनस हो गए प्लस। 78 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हो जाएगा,
और इनको आप जब 52 से गुणोगे और 52 से इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना होगा, 24 को आप 2 से करोगे तो 48 आएगा, और इसको हम जब सरल करेंगे तो n 52 हो रही है ना। हमारे मल्टीप्लाई में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, एक बार हम सोल्व करते हैं, वापस चेक कर लेते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाता है, गुणा भाग का मामला है, चलता रहता है। देखो मैं इसको लेकर आ गया, 56 आ गया, फिर इसको मैंने किया तो ये 48 माइनस के 3n प्लस 3 आया, मैंने ये 4 लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लोड मत लिया करो। तो 51 माइनस 3n, और जब हम इसको सरल करेंगे तो ये n और ये n स्क्वायर आएगा, तो ये समीकरण बनेगा 3n स्क्वायर माइनस के 51n प्लस 156 बराबर 0, और n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52। हमने द्विघात समीकरण पढ़े हैं, और द्विघात समीकरण में किसी भी समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं ये मैंने वहाँ पर सिखाए हैं, और वो गुणनखंड आपको यहाँ करने हैं, और तो गुणनखंड करोगे तो आपके ये 4 और 13 आंसर आने की उम्मीद है। इस प्रकार आपको कार्य करना है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसके अलावा हमारा एक टॉपिक और बनता है, वो बनता है सांख्यिकी। और सांख्यिकी में माध्य में आपको कल्पित माध्य, पग विचलन विधि और साधारण विधि, तीनों विधि आपको करनी है, क्योंकि माध्य से जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है 3 नंबर का। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का सवाल आएगा आपके माध्य का और बहुलक, और मान लो उस बहुलक के साथ आपका कल्पित माध्य आ गया तो माध्यिका का सवाल आपका 3 नंबर का आ सकता है, और माध्यिका और माध्य साथ आ गए तो बहुलक का सवाल 3 नंबर का आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को जितना अच्छा कर सकते हो आप प्रयास करो, बढ़िया मेहनत करो। हमने अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास किया है, आप हमसे जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार वीडियो देखते रहो और अपना समय देते रहो। धन्यवाद।